नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा नागरिकता संशोधन कानून के दौर में 2019 में वरुण ग्रोवर की एक कविता बहुत चर्चित हुई थी। वरुण ग्रोवर की एक कविता कहती है कि तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे। हम मंजी यहीं बिछाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम जनगण मन भी गाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तुम जात पात से बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। मामला दोस्तों अब इससे आगे बढ़ गया है, कागज़ दिखाने से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। कल 27 अगस्त के दिन असम कैबिनेट का एक अजीबोगरीब फैसला आया। असम के कैबिनेट ने तय किया, और जो उन्होंने तय किया वह साधारण नहीं असाधारण है, कि अब से असम में अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग ज़मीन खरीदेंगे, आपस में ज़मीन की खरीद फरोख्त करना चाहेंगे, तो यह महज एक निजी सौदा नहीं रहेगा। फाइल सीधे पुलिस की स्पेशल ब्रांच तक पहुंचेगी और अब पुलिस तय करेगी कि सौदा वैध है या उसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा खतरा छिपा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम संवेदनशील राज्य है। बाहर के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और बड़े पैमाने पर ज़मीन खरीद से सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। ये तर्क दे रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल यह है, क्या धर्म के आधार पर लेन देन की निगरानी संविधान के अनुरूप है? और क्या यह राज्य में पहले से दिख रही असहमति पर दबाव और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश की ओर एक कदम तो नहीं है? असम के कैबिनेट से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एसओपी पास किया गया है। इसके अनुसार अगर दो धर्म के लोग आपस में ज़मीन के ट्रांसफ़र की बात करते हैं, एक दूसरे से ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो सामान्य राजस्व जांच के बाद यह मामला सीधे स्पेशल ब्रांच पुलिस को भेजा जाएगा। इस पुलिस की स्पेशल ब्रांच 4 बातों पर रिपोर्ट तैयार करेगी कि क्या सौदा ज़बरदस्ती तो नहीं कराया जा रहा है, क्या इसमें अवैध पैसों का लेन देन तो नहीं है, सामाजिक सौहार्द पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई इसका लेना देना तो नहीं है। फिर मंजूरी या अस्वीकृति की अंतिम शक्ति जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होगी। राज्य के बाहर के एनजीओ भी इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। Today, State Cabinet has approved a SOP for inter-religion land transfer. In a sensitive state like Assam, the transfer of land between two religious groups need to be handled very, very carefully. So, all such land transfer proposal will now come to the government. Government will scrutinize each and every proposal through our special branch. Basically, we look it at whether source, what is the source of the fund, whether that kind of sale will affect social fabrics of that particular locality, whether if any local people has objection, and finally if there is any national security angle involved in certain cases. So all these will be examined. ये एसओपी तैयार की गई है असम के कैबिनेट द्वारा। सरकार का दावा है कि इससे हवाला, फर्जीवाड़ा और संदिग्ध फंडिंग पर अंकुश लगेगा। लेकिन असल में यह नियम केवल इंटर रिलीजन लेन देन पर लागू होता नजर आ रहा है। यानी अगर यही सौदा एक ही धर्म के दो व्यक्तियों के बीच होता है तो यह अतिरिक्त पुलिस जांच अनिवार्य नहीं है। यानी एक ही धर्म के दो लोग यदि ज़मीन को आपस में बेच रहे हैं और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या नहीं है, इससे असम सरकार को कोई फ़र्क नहीं है। उनको दिक्कत के यही है कि यदि कोई हिंदू मुसलमान को बेच रहा है या मुसलमान हिंदू को ज़मीन बेच रहा है तो नया नियम लागू होगा, जो किसी भी तौर पर संविधान के अनुसार नहीं है। हमारा संविधान, याद रखिएगा, इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर समस्या दोहरी है। पहला, वर्गीकरण का आधार सीधा धर्म इस कानून के अनुसार, इस कैबिनेट डिसीजन के अनुसार बनाया जा रहा है। अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। सरकार चाहे जितना राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे, पर जब ट्रिगर पॉइंट केवल धर्म हो तो यह समानता के सिद्धांत से भी टकराता है।
दूसरा, संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार ना हो, लेकिन अनुच्छेद 301 कहता है कि किसी को कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये जो डिसीजन कर लिया गया है, यह कैबिनेट का आदेश है, कोई एक्ट पास नहीं किया गया है असम विधानसभा द्वारा। ऐसे में अदालत पूछ सकती है, यदि वहाँ इस कैबिनेट के निर्णय को चैलेंज किया गया कि कार्यपालिका ने अपने अधिकार से अधिक तो फैसला नहीं ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फेमस जजमेंट है जिसे हम पुट्टास्वामी जजमेंट के नाम से जानते हैं। ये 2017 में आया था। इसमें अनुपातिका का सिद्धांत लागू होता है। हवाला या आतंकी फंडिंग से लड़ने के लिए पहले से ही इनकम टैक्स है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA जैसे कई कानून हैं। तब हर इंटर रिलीजन सौदे पर पुलिस जांच की शर्त वाकई ज़रूरी है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल आने वाले समय में बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। मामला आधार कार्ड योजना से जुड़ा था, जहां सरकार नागरिकों की बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डाटा को अनिवार्य बना रही थी। आप लोगों को याद होगा, ये बड़ा चर्चित मामला था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी ने इस पर एक याचिका दायर की थी और तर्क दिया था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह हमारी यानी कि आम नागरिक की प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। कोर्ट ने पहले के एक पुराने फैसला, जो MP शर्मा और खरक सिंह के 2 फैसले थे, MP शर्मा का मामला 1954 का था और खरक सिंह का फैसला 1962 का था, उनको भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 में पलटते हुए साफ किया कि निजता केवल गोपनीयता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के अधिकार से जुड़ा है। इस फैसले के बाद कोई भी सरकारी नीति या कानून अगर प्रिवेसी को, निजता को प्रभावित करता है तो उसे वैध उद्देश्य, अनुपातिका और न्यूनतम हस्तक्षेप की कसौटी पर परखा जाएगा। यही फैसला बाद में आधार केस का भी आधार बना था। 2018 का आधार केस का जो बेसिस था, जिसमें निर्णय आया था, वो यही फैसला था। सरल भाषा में कहूँ तो पुट्टास्वामी केस ने यह स्थापित किया है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, बिना उचित कारण और स्पष्ट कानून के नागरिक की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती है। असम का यह कदम अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ सालों से असम सरकार और पुलिस का रवैया यह बता रहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कठोर कार्रवाई असम का एक स्थानीय प्रशासनिक तरीका बन गया है। असम धीरे धीरे एक पुलिस स्टेट बनती जा रही है। 2019 और 20 में जब नागरिकता संशोधन कानून चल रहा था, तब अखिल गोगोई को UPA कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 महीने उनको जेल में रखा गया और कोई भी आरोप उन पर तय नहीं किए गए। 2021 में डरांग जिले की बेदखली कार्रवाई के दौरान पुलिस की एक फायरिंग हुई थी, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और उस चित्र को याद रखिएगा जिसमें एक सरकारी फोटोग्राफर का लात मारता हुआ वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। 2023-24 में बाल विवाह पर कार्रवाई के नाम पर हजारों गिरफ्तारियां असम में हुई, जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक जिलों के रहने वाले लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे। इन सभी उदाहरणों में असम सरकार ने कठोर पुलिस कार्रवाई को सुधार और न्याय बताने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने और मानवाधिकार संगठनों ने इसे दमनकारी नीति ही करार दिया है। इसी पृष्ठभूमि में मीडिया और विपक्षी नेताओं पर हालिया मामलों का भी हम जिक्र कर सकते हैं। अभी 2025 अगस्त में ही द वायर के संपादक, लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ असम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार के देशद्रोह का नया प्रावधान है, पुराने कानून को नया चोला पहनाया गया है, उसके अंतर्गत सम्मन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करके कोई भी जबरदस्ती कोई भी कार्रवाई ना करने का आदेश दिया, लेकिन कभी केस अभी लंबित है। अभी कुछ ही दिन हुए वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा पर भी असम पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। वजह एक वीडियो है जिसमें असम सरकार की आलोचना की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जनवरी 2025 में गुवाहाटी पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जब राहुल गांधी ने अपने एक भाषण के दौरान इंडियन स्टेट से संघर्ष की बात कही थी, तो उन पर तुरंत ही FIR दर्ज असम में हो गई थी। ये सभी मामले स्पष्ट करते हैं कि असम पुलिस नई
जो दंड संहिता है हमारी भारतीय न्याय संहिता के विवादास्पद प्रावधानों का बार बार इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो पत्रकार हों, विपक्षी नेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों। असम सरकार का तर्क है कि यह सब सामाजिक संतुलन और सुरक्षा के लिए है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा और सोशल कोहिजन जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके असम की सरकार अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। एक बात और है, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि अब अगर कोई मुसलमान और हिंदू आपस में ज़मीन का सौदा करना चाहें तो उन्हें 10 बार सोचना होगा कि पुलिस रिपोर्ट क्या कहेगी। इससे जो लीगल सौदे हैं, जो वैध सौदे हैं, उनमें भी डर और झिझक पैदा होगी। बाहर से आने वाले NGOs जो हैं वो अगर स्कूल या अस्पताल खोलने के लिए ज़मीन खरीदना चाहेंगे तो उन्हें भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और ये महीनों उन्हें उलझा सकती है। पुलिस की स्पेशल ब्रांच का मूल काम खुफियागिरी करना है और नागरिकों की सुरक्षा तय करना है। अब उसे नागरिक सौदों की भी जांच करनी होगी। भारत के कई हिस्सों में विशेषकर जनजातीय इलाकों में ज़मीन पर बाहर के लोगों की खरीदने पर रोक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड में ऐसे कानून हैं, लेकिन वहाँ आधार जनजातीय संरक्षण है, ना कि धर्म विशेष। असम का नया कानून इसलिए अलग और संवैधानिक दृष्टि से अधिक विवादास्पद है क्योंकि यह सौदे की वैधता को सीधे धर्म से जोड़ रहा है। भारत पहले से ही प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बहुत नीचे है। 2025 में जो सूची आई है उसमें प्रेस फ्रीडम में भारत का 151वां स्थान है। ऐसे में असम की यह नई नीति एक और संकेत दे रही है कि राज्य संवेदनशीलता के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता को और संकीर्ण बना रहा है। डेमोक्रेसी का तकाजा है, लोकतंत्र का तकाजा है कि सुरक्षा और अधिकार एक साथ चलें। अगर राज्य वास्तव में हवाला या जबरदस्ती जैसे अपराध रोकना चाहता है तो फिल्टर सभी लेन देन पर समान रूप से लागू होने चाहिए, सिर्फ धर्म आधारित नहीं होने चाहिए। समयबद्ध जांच होनी चाहिए, स्पष्ट नियम होने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तभी असल में इस प्रकार की जो अपराध होते हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिनमें जबरन ज़मीनों को हड़पा जाता है, उनका समाधान निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर असम में ज़मीन सौदों पर पुलिस वेरिफिकेशन की नई शर्त मेरी दृष्टि में महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह नागरिक अधिकारों और राज्य की लोकतांत्रिक संस्कृति के भविष्य का सवाल है। पत्रकारों पर मुकदमे, विपक्ष पर FIR और अब जमीन पर धर्म आधारित पाबंदी, ये तीनों मिलाकर एक स्पष्ट पैटर्न बना रहे हैं और यह पैटर्न है डिसेंट मैनेजमेंट, यानी कि जो आपसे असहमत है उस पर सख्ती करना। सवाल यह है कि क्या असम संवेदनशील राज्य बने रहने के नाम पर अपनी लोकतांत्रिक संवेदनशीलता खोने की राह पर तो नहीं चल पड़ा है। धन्यवाद।